हेलो एवरीवन, सभी को नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमारा आधुनिक भारत का इतिहास चल रहा है और आधुनिक भारत के इतिहास में हमारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन चल रहे हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। आपने हेडिंग देख के समझ ही गए होंगे कि क्या पढ़ना है हमको। तो क्या पढ़ना है हमें? भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। पिछली क्लास में हमने देखा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन वगैरह देखे थे, जिसमें हमारा वो चैप्टर ख़त्म हो गया था। और अब हम आगे देखेंगे भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। तो पिछले हमने कम से कम 73-74 क्वेश्चन हमने करे थे राष्ट्रीय कांग्रेस के, और आज हम करेंगे भारत में क्रांतिकारी आंदोलनों के क्वेश्चन, जिसमें आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि क्या पढ़ना है हमें। तो चलिए आ जाओ, ध्यान से पढ़ते हैं। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। अपना सपोर्ट करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। तो आपको पता है कि भारत में जब स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया था, जो 4 जुलाई 1947 का भारतीय स्वतंत्रता विधेयक था। अब भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब मिली थी? 18 जुलाई 1947 को। फिर उसी में हमने देखा था जो 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन किसने करा था। हम पिछले क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, पिछले क्वेश्चन जो हमने पहले पढ़े हैं, तो थोड़ा बहुत उसके पीछे हम जान लेते हैं, तब आगे हम बढ़ते हैं। तो जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी था 1885 में का, इसका एसोसिएशन का गठन किसने किया था? तो सबको पता है केटी साय मेहता थे, नहीं केटी तेलंग थे और फिरोज साय मेहता थे। फिर हमने पढ़ा था कि किसने उदारवादी नेताओं की नीतियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी थी। तो सभी को पता है कि बाल गंगाधर तिलक थे। जो बाल गंगाधर तिलक थे वो उदारवादी नेता थे, जिन्होंने राजनीति भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी। किसको? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीतियों को। उदारवादी नेताओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को राजनीति भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी थी। कांग्रेस के उदारवादी अपने मांगों के निवेदनों, प्रतिवेदनों, ज्ञापनों के माध्यम से सरकार को मनाने के लिए आग्रह करते थे, जबकि इसके विपरीत जो गर्मपंथी बहिष्कार सक्रिय विरोध के पोषक थे। तो चलिए अब हमारा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस मामले में बीडी सावरकर को 1911 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कुख्यात सेलूर जेल में आजीवन भेजे जाने की सजा दी गई थी? कौन सा ऐसा कर्मकांड था जिसमें बीडी सावरकर को 1911 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की कुख्यात सेलूर जेल में आजीवन जेल भेजने की सजा दी गई थी? ऑप्शन ए हो जाएगा अलीपुर बम केस था, नासिक षड्यंत्र केस था, और सी ऑप्शन है दिल्ली षड्यंत्र केस था, या लाहौर षड्यंत्र केस था। तो जो आपका नासिक षड्यंत्र केस था, उस षड्यंत्र केस में बीडी सावरकर को 1911 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो विख्यात सेलूर जेल है उसमें आजीवन जेल भेजे जाने की सजा दी गई थी। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है उसको देख। तो प्रसिद्ध क्रांतिकारी आशुतोष कुइला कौन? प्रसिद्ध क्रांतिकारी आशुतोष कुइला किस क्रांतिकारी संगठन के सदस्य थे? ऑप्शन ए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ऑप्शन बी गदर पार्टी, ऑप्शन सी अनुशीलन समिति, ऑप्शन डी विद्युत वाहिनी। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा विद्युत वाहिनी। विद्युत वाहिनी के आशुतोष कुइला क्रांतिकारी संगठन के सदस्य थे। देखते हैं इसके बारे में कि जो प्रसिद्ध क्रांतिकारी आशुतोष कुइला क्रांतिकारी संगठन के विद्युत वाहिनी के सदस्य थे, जो वर्ष 1942 में पुलिस मुठभेड़ में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1942 में पुलिस मुठभेड़ में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं थर्ड पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंग्लैंड में फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? जो इंग्लैंड में जो फ्री इंडिया सोसाइटी थी उसकी स्थापना किसने करी? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी थे, ऑप्शन बी लाला हरदयाल, ऑप्शन बी भिकाजी कामा, ऑप्शन सी ए ओ ह्यूम।
कौन थे? तो इसमें हो जाएंगे भिकाजी कामा, जो इंग्लैंड में फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना करी थी। अब देखते हैं इसके बारे में डिटेल में क्या क्या है ये। तो जो भिकाजी रुस्तम कामा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के समर्थक थी। ये लेडीज महिला थी, इसका नाम लग रहा है आपको जेंट्स पर लेडीज थी ये। तो भिकाजी रुस्तम कामा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की समर्थक थी। उन्होंने यूरोप एवं अमेरिका से क्रांति का संचालन किया। वर्ष 1907 में इन्होंने स्टुटगार्ट यानी जर्मनी के अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में इन्होंने भाग लिया, जहां इन्होंने प्रथम भारतीय राष्ट्रीय झंडे को फहराया। फ्री इंडिया सोसाइटी इंग्लैंड में भारतीय छात्रों को एक राजनीतिक संगठन था। जो ये फ्री इंडिया सोसाइटी थी वो क्या थी? इंग्लैंड में एक भारतीय छात्रों का एक राजनीतिक क्या था? संगठन था, जो ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध था। शुरुआत में यह बौद्धिक क्या था कि जो शुरुआत में यह एक बौद्धिक समूह था, जो भिकाजी कामा के नेतृत्व में एक क्रांतिकारी संगठन बन गया। फिर नोट में देखते हैं, नोट में क्या है कि फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना वर्ष 1906 में वीर दामोदर राव सावरकर यानी बीडी सावरकर ने किया था। 1906 में फ्री इंडिया सोसाइटी, जो कि आगे चलकर यह संगठन भिकाजी कामा के नेतृत्व में एक क्रांतिकारी संगठन बन गया। विकल्प बीडी सावरकर न होने से उत्तर हमने भिकाजी कामा को लगा दिया। तो आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैच दी कॉलम पे पूछ रहा है, तो मैच दी कॉलम हमें देखना है। क्वेश्चन नंबर है 4 पर। चलिए तो पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में उनके सही क्रम में व्यवस्थित करते हुए निम्न कूट से सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए सतारा षड्यंत्र केस, ऑप्शन बी अहमदाबाद बम केस, ऑप्शन सी पेशावर षड्यंत्र केस, ऑप्शन डी अलीगढ़ षड्यंत्र केस। तो यहाँ ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, यानी पहले आएगा अलीगढ़, ये सॉरी पहले होगा अलीपुर षड्यंत्र केस जो 1908 में हुआ था। तो इसको हम लिख लेते हैं, 1908 में क्या हुआ था? अलीगढ़ षड्यंत्र केस। फिर उसके बाद अहमदाबाद वाला बम केस, ये 1909 में हुआ था, अहमदाबाद बम केस 1909। फिर आते हैं हम सतारा वाला 1910 में, और पेशावर वाला हो गया था 1922 से 27 के मध्य चला, 1922 से 27 तक चला ये। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहले हो जाएगा अलीगढ़ 1908 में, अहमदाबाद बम केस 1910 में, नहीं सॉरी 1909 में, फिर आ जाएगा सतारा षड्यंत्र केस 1910 में, और पेशावर वाला 1922 से 27 तक चला। तो यहाँ पर आ जाएगा डी, फिर आ जाएगा बी अहमदाबाद, फिर आ जाएगा ए, फिर आ जाएगा सी। तो ये इस प्रकार से हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा। तो ऐसे याद कर सकते हैं आप कि पहले कौन सा अलीगढ़ षड्यंत्र केस कब हुआ? ये हुआ 1908 में, फिर अहमदाबाद वाला 1909 में, फिर सतारा षड्यंत्र केस 1910 में, और पेशावर षड्यंत्र केस 1922 से 27 तक चला। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ध्यान से देखना कि खुदीराम बोस संबंधित थे। खुदीराम बोस कहाँ से संबंधित थे? मतलब ऑप्शन है लखनऊ से, ऑप्शन बी कानपुर से, ऑप्शन सी हो जाएगा वाराणसी, ऑप्शन डी हो जाएगा मुजफ्फरपुर से। तो यहाँ अपन जो खुदीराम बोस हैं वो कहाँ से संबंधित थे? ये मुजफ्फरपुर से संबंधित है। आगे देखते हैं कि अप्रैल 1908 ईस्वी में आधुनिक बिहार के मुजफ्फरनगर जिले के न्यायाधीश किंग फोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया गया था। कब? 1908 में, अप्रैल 1908 में आधुनिक बिहार के जो मुजफ्फरनगर जिले के न्यायाधीश किंग फोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया गया। प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस को इन पर बम मारने का कार्य दिया गया। किसको किसको? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को किंग फोर्ट के ऊपर बम मारने की क्या जिम्मेदारी दी गई, फेंकने की जिम्मेदारी दी गई। प्रफुल्ल चाकी तथा बोस पकड़े गए। क्या हुए? पकड़े गए दोनों। चाकी ने आत्महत्या कर ली, परंतु खुदीराम बोस पर अभियोग चलाया और उन्हें फांसी दे दी गई। क्या करेंगे कि जो प्रफुल्ल चाकी थे उनको
वो आत्महत्या कर लिया था, परंतु जो खुदीराम बोस हैं उन्होंने उन पर एक अभियोग चलाया और उसमें उन्हें फांसी दे दी गई। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर, आ जाते हैं 6 पर कि किसने राष्ट्र को चतुर्मुखी कार्यक्रम बहिष्कार, स्वदेशी स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा दी। किसने चतुर्मुखी कार्यक्रम बहिष्कार, स्वदेशी स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा दी। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी अरविंदो घोष, ऑप्शन डी हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ ऑप्शन हमारा हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। चलिए डिटेल में देखते हैं। डिटेल में क्या है कि जो वर्ष 1904 में दादा भाई नौरोजी ने भारत के लिए स्वशासन या स्वराज की मांग की थी। किसने? दादा भाई नौरोजी ने 1904 में स्वशासन या स्वराज की मांग की थी। वर्ष 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इनकी अध्यक्षता में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबंध 4 प्रस्ताव पारित किए गए। क्या किए कि 1906 में जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, इनकी अध्यक्षता में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और सुशासन से संबंधित 4 प्रस्ताव पारित किए गए। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर, आ जाते हैं हम मेरठ षड्यंत्र। मेरठ षड्यंत्र यानी क्वेश्चन नंबर 7 है, मेरठ षड्यंत्र घटना में कौन शामिल था। ऑप्शन ए कांग्रेस उग्रवादी, ऑप्शन बी मुस्लिम लीग उग्रवादी, फिर ऑप्शन है सी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य, और ऑप्शन डी आपका है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य। तो यहाँ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य। तो चलिए अब इसको हम डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम डिटेल में देखते हैं। तो डिटेल में पढ़ते हैं कि जो ये मेरठ में षड्यंत्र घटना में जो कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य शामिल थे, वे 1929 ईस्वी में मेरठ षड्यंत्र के अंतर्गत कुछ लोगों पर मुकदमा चला, जिसमें 3 अंग्रेज भी थे, फिलिप स्प्रेड, बेन ब्रिडेले तथा लेस्टर हचिंस। कौन थे? हचिंस, लेस्टर हचिंस, ब्रेडले और स्प्रेड, ये 3 अंग्रेज अधिकारी थे उसमें। फिर है कि इस केस के विरोध में 21 मार्च 1929 ईस्वी को मोतीलाल नेहरू ने केंद्रीय विधानसभा में काम रोको प्रस्ताव पेश किया। क्या किया कि जो ये केस हुआ, इस केस में क्या हुआ कि मोतीलाल नेहरू ने केंद्रीय विधानसभा में काम रोको का प्रस्ताव पेश किया। फिर आइंस्टाइन ने ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड को पत्र लिखकर इस मुकदमे को हटा लेने की मांग की। किसने? आइंस्टाइन ने ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उस टाइम, मैकडोनाल्ड को पत्र लिखकर इस मुकदमा को हटा लेने की मांग की थी। फिर आगे है कि जो मेरठ षड्यंत्र केस में फंसे कैदियों को बचाने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने M.A. अंसारी, कैलाशनाथ काटजू तथा M.C. छांगला ने पैरवी की थी। इनके जो इसमें मेरठ में षड्यंत्र केस हुआ था, उसमें फंसे कैदियों को बचाने के लिए जवाहरलाल नेहरू M.S. अंसारी कैलाशनाथ काटजू तथा M.C. छांगला ने इनकी पैरवी की थी, मतलब जेल से बाहर निकालने के लिए, जो जेल में फंसे हुए थे। फिर आगे कि निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार सजाइए, यानी कालक्रम अनुसार लगाना है। तो सबसे पहले क्या आना है? ऑप्शन ए गदर पार्टी, ऑप्शन ए अनुशीलन समिति, ऑप्शन बी युगांतर पार्टी, ऑप्शन 3 हो जाएगा गदर पार्टी, ऑप्शन 4 हो जाएगा अभिनव भारत। तो अभी यहाँ पे अगर आपको टाइम पीरियड याद है तो आप इनको कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले अभिनव भारत कब आया था? तो ये अभिनव भारत आया था 1904 में। कब आया? 1904 में। फिर युगांतर पार्टी आई थी 1906 में। फिर 1907 में अनुशीलन समिति, 1907 में अनुशीलन समिति, और गदर पार्टी 1913 में।
तो अब मैच कर लो आप, अब देख लो कि कौन पहले आएगा। तो क्या हुआ, अभिनव भारत 1904, युगांतर पार्टी 1906, अनुशीलन समिति 1907 और गदर पार्टी 1913। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन हमारा पहले कौन सा आएगा, पहले हमारा 4 आएगा, तो यहाँ ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने इनका टाइम पीरियड भी बता दिया, आप वैसे भी याद करना चाहते हैं तो याद कर सकते हो कि अभिनव भारत 1904, युगांतर पार्टी 1906, अनुशीलन समिति 1907 और गदर पार्टी 1913। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, 9 को ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करेगा, सिस्टर निवेदिता किस गुप्त क्रांतिकारी संगठन की सदस्य थी। जो सिस्टर निवेदिता थी वो किस गुप्त क्रांतिकारी संगठन की सदस्य थी। तो ऑप्शन ए मित्र मेला, ऑप्शन बी ऑप्शन ए हो जाएगा मित्र मेला, ऑप्शन बी हो जाएगा अनुशीलन समिति, ऑप्शन 3 हो जाएगा कि तरुण इटली। तो यहाँ ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा केवल 2 अनुशीलन समिति की सिस्टर निवेदिता इस गुप्त कार्य संगठन की सदस्य थी। किसकी, अनुशीलन समिति की। देखते हैं डिटेल में कि जो सिस्टर निवेदिता है वो वास्तविक नाम क्या था, मार्गरेट नोबेल। सिस्टर निवेदिता का वास्तविक नाम मार्गरेट नोबेल था। वह स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी। जो सिस्टर निवेदिता थी वो किसकी शिष्या थी, स्वामी विवेकानंद की, जिन्होंने उन्हें सिस्टर निवेदिता नाम दिया था। तो सिस्टर निवेदिता नाम किसने दिया था, तो ये दिया था स्वामी विवेकानंद ने। वह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी जुड़ी थी तथा अनुशीलन समिति, डॉन सोसाइटी, यंग मेंस हिंदू यूनियन कमेटी, गीता सोसाइटी तथा विवेकानंद सोसाइटी से भी संबंधित थी। किससे, एक तो अनुशीलन समिति से भी संबंधित थी, एक डॉन सोसाइटी थी, एक यंग मेंस हिंदू यूनियन कमेटी थी, फिर गीता सोसाइटी तथा विवेकानंद सोसाइटी से भी ये संबंध रखती थी। हमें अगला क्वेश्चन देखना है। अगला क्वेश्चन हमारा है 10 क्वेश्चन में हमें क्या देख रहे हैं कि हमारा 10 क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए पढ़ते हैं। 10 क्वेश्चन है हमारा कि मास्टर दा के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम था। जो मास्टर दा था वो था कौन, इसके बारे में हमें देखना है। और उनका किस नाम से स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम क्या था। जो मास्टर दा है उनका विख्यात स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम क्या था। ऑप्शन ए जतिन मोहन सेन, ऑप्शन बी सूरसेन, ऑप्शन सी हो जाएगा रास बिहारी बोस, ऑप्शन डी हो जाएगा दीनबंधु मित्र। तो यहाँ हो जाएगा आपका सूरसेन। सूरसेन को हम मास्टर दा के नाम से भी जानते हैं। और आगे देखते हैं डिटेल में कि जो चटगांव है, चटगांव शस्त्रागार धावे को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूरसेन ने आयोजित किया था। जो चटगांव शस्त्रागार है उसके धावा यानी चटगांव शस्त्रागार धावे को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूरसेन ने आयोजित किया था। सूरसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिक आर्मी यानी IRA की स्थापना की थी। किसकी, सूरसेन ने बंगाल इंडियन रिपब्लिक आर्मी। इसके सदस्यों में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीतलता वाडेदार, गणेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्त तथा टेग रावल प्रमुख थे। कौन कौन थे इसके सदस्य में से, एक था तो अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती थे, लोकीनाथ थे, प्रीतलता थी, वाडेडोर यानी प्रीतलता वाडेदार, गणेश घोष थे, कल्पना दत्त, आनंद गुप्त तथा टेगरा बल प्रमुख थे। फिर है कि जो ये थे गुप्त टेगरवाल थे। फिर आगे है कि 18 अप्रैल 1930 को सूरसेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। किसने, 1930 में 18 अप्रैल 1930 में सूरसेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की क्या कर दी, घोषणा कर दी। सूरसेन के नेतृत्व में IRA के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया। अभी हमने बताया ना IRA के सदस्य कौन कौन थे,
बताया ना, जैसे अनंत सिंह थे, अंबिका चक्रवर्ती थे, लोकीनाथ, प्रीतिलता वाडेदार, गणेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद, ये सब थे। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, उसके नेतृत्व में, सूरसेन के नेतृत्व में इन्होंने जो चटगांव का शस्त्रागार था उस पर इन्होंने आक्रमण कर दिया और हथियारों पर कब्जा कर लिया। फिर 22 अप्रैल 1930 ईस्वी को IRA के सदस्यों और सेना के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए। 16 फरवरी 1933 ईस्वी को सूरसेन को गिरफ्तार कर लिया और उनके ऊपर मुकदमा चला तथा 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी दे दी गई। इस केस के चक्कर में उन्हें क्या कर दिया गया, 12 जनवरी 1934 को उनको फांसी दे दी गई। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 11 कि कल्पना दत्त का संबंध, कल्पना दत्त का संबंध क्या थे। तो अभी हमने ऊपर का क्वेश्चन क्या देखा कि जो चटगांव शस्त्रागार था उसमें कुछ सदस्य थे उसके, जो IRA की स्थापना करी थी किसने, सूरसेन ने। सूरसेन के नेतृत्व में ये सब लोग ने क्या कर दिया, चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर दिया और कब्जा कर दिया शस्त्रागारों पर। फिर इनके बीच क्या हुआ कि 22 अप्रैल 1930 को IRA के सदस्य और सेना के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी क्या गए, मारे गए। फिर 16 फरवरी 1933 को सूरसेन को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा चला। फिर 12 जनवरी 1934 को उन्हें क्या कर दिया गया, फांसी दे दी गई। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो कल्पना दत्त का संबंध है वो किससे, काकोरी कांड से, इंडियन रिपब्लिक आर्मी से, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से, ऑप्शन है डी युगांतर दल से। तो यहाँ ऑप्शन हमारा बी है, इंडियन रिपब्लिक आर्मी से। तो जो कल्पना दत्त का संबंध है वो इंडियन आर्मी से है, इंडियन रिपब्लिक आर्मी से है। फिर है अभी हमने देखा भी, आगे क्वेश्चन और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं कि मास्टर दा के नाम से किस क्रांतिकारी को जाना जाता है। मास्टर दा के नाम से अभी हमने देखा किसे, सूरसेन को जाना जाता है। याद रखना सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो आया ना हो, तो ध्यान से पढ़ना है कि मास्टर दा के नाम से किसे जाना जाता है, सूरसेन को जाना जाता है। कल्पना दत्त का संबंध किससे था, तो इंडियन रिपब्लिक आर्मी से था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो निम्न में से 13 क्वेश्चन में निम्न में से किसने चटगांव शस्त्रागार में वंदे मातरम नारे के साथ तिरंगा ध्वज लहराया था। जो चटगांव शस्त्रागार में किसने वंदे मातरम नारे के साथ तिरंगा ध्वज लहराया, तो कौन थे, वो सूरसेन थे। सूरसेन की अध्यक्षता में IRA की स्थापना हुई थी और इन्हीं की अध्यक्षता में इस पर चटगांव शस्त्रागार में आक्रमण हो गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 आ जाते हैं। 14 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, ध्यान से पढ़िए। तो निम्नलिखित में से किसने काकोरी कांड में मुकदमे का सामना नहीं किया था। कौन थे जो काकोरी कांड का जो मुकदमा चला रहा था उसका सामना नहीं किया। ऑप्शन ए अशफाक उल्ला खान, ऑप्शन बी राजेंद्र लहड़ी, ऑप्शन सी है रोशन सिंह, ऑप्शन डी है चंद्रशेखर आजाद। तो चंद्रशेखर का आजाद इसमें तो थे ही नहीं, तो इनका दूर दूर तक नाता नहीं चंद्रशेखर आजाद का। तो यहाँ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं कि अक्टूबर 1924 में सचिंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, कौन कौन थे 1924 में, सचिंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आजाद ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदू रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। तो अगर पूछा जाए कि जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है वो उसकी स्थापना किसने करी थी, तो इसमें थे चंद्रशेखर आजाद थे, राम प्रसाद बिस्मिल्ला थे और कौन थे, सचिंद्र सन्याल थे। इन्होंने 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर भाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया।
क्या करा गया है कि 9 अगस्त इस संस्था द्वारा, जो इन्होंने ये संस्था बनाई थी, इस संस्था के द्वारा 9 जनवरी 1925 सॉरी 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन, जो 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन थी, पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया। ये घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल्लाह और अशफाक उल्ला खान, रोशनलाल तथा राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हुई। किसको किसको फांसी हो गई? तो अगर पूछे ना तो कि राम प्रसाद बिस्मिल्लाह को फांसी कब हुई, तो जो ये काकोरी कांड डकैती में ये मारे फंस गए थे, इसमें इनको फांसी हुई। तो इसमें और भी थे, कौन कौन थे? इसका कौन कौन थे? रोशनलाल, अशफाक उल्ला खान तथा राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हुई। राम प्रसाद बिस्मिल्लाह भी थे। जबकि चंद्रशेखर आज़ाद क्या हुए? फरार हो गए मतलब भाग गए। वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के यही एकमात्र सदस्य थे जो कभी पुलिस की गिरफ्तार में नहीं आए, और अंत में 27 फरवरी 1931 ईस्वी को इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में इन्होंने पुलिस मुठभेड़ के दौरान स्वयं को गोली मार ली। अपनी हत्या इन्होंने स्वयं कर ली पुलिस मुठभेड़ में। अभी भी अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में बना हुआ है। अच्छा लगता है उधर घूमने, तो जो भी गया होगा तो जानता होगा। तो कब इन्होंने गोली मारी? 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद अल्फ्रेड पार्क में इन्होंने स्वयं को गोली मार ली। फिर आगे है इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? इंडियन स्ट्रगल, ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी सरदार भगत सिंह, ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं है जो इंडियन स्ट्रगल पुस्तक लिखी है। इसमें इंडियन स्ट्रगल पुस्तक को किसने लिखी है? सुभाष चंद्र बोस ने लिखी है। चलो डिटेल में देखते हैं। तो इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक सुभाष चंद्र बोस हैं। यह पुस्तक 2 भागों में प्रकाशित हुई। प्रथम भाग में सन 1920 से 1934 ईस्वी तक की घटनाओं का तथा द्वितीय भाग में 1935 से 1942 ईस्वी तक की घटनाओं का विवरण है। 1935 से 1942 तक पहले भाग में कितना कहाँ से कहाँ तक? 1920 से 1934 तक की घटनाओं का वर्णन है, और दूसरे भाग में 1935 से 1942 तक की घटनाओं का वर्णन है। तो आपको अगर कभी भी याद न रहे तो लिख लेना। तो इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस हैं, जिसे 2 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहले भाग में 1920 से 1934 तक का इतिहास लिखा हुआ है, और 1935 से 1942 तक द्वितीय भाग में लिखा हुआ है। आगे देखते हैं सुभाष चंद्र बोस ने 17 जुलाई 1941 ईस्वी को भारत छोड़ा। वो भारत छोड़कर चले गए। सुभाष चंद्र बोस जो थे 17 जुलाई 1941 ईस्वी को भारत छोड़ा। फिर 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सिंगापुर में सुभाष द्वारा अस्थायी सरकार की स्थापना की गई। तो अगर पूछा जाए कि सिंगापुर में अस्थायी सरकार की स्थापना किसने करी थी, तो 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने करी थी। फिर आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने को सौंपा गया। आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किसे सौंपा गया? तो सुभाष चंद्र बोस को सौंपा गया 4 जुलाई 1943 को। अब आ जाते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 16 पर। आज़ाद हिंद फौज का संगठन स्थापना कहाँ हुआ? तो अभी हमने पढ़ा कहाँ हुआ था? सिंगापुर में ही आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व इन्हें दिया गया था। आगे देखते हैं, इसके बारे में हमने अच्छे से डिटेल से जानते हैं कि क्या है ये आज़ाद हिंद फौज। चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं। तो व्यापारिक रूप से सैन्य इकाई के रूप में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन मार्च अप्रैल 1942 में कैप्टन मोहन सिंह द्वारा प्रारंभ कर दी गई। फिर 1942 में कैप्टन मोहन सिंह द्वारा प्रारंभ कर दी गई थी, किंतु इसके गठन की औपचारिक घोषणा सितंबर 1942 में की गई थी। उल्लेखनीय है कि मलय क्षेत्र में भारतीयों द्वारा अपना राजनीतिक संगठन
ऑल मलय इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता के लिए रास बिहारी बोस को आमंत्रित किया गया था। जून 1942 में बैंकॉक सम्मेलन में एक काउंसिल ऑफ एक्शन एवं प्रतिनिधित्व समिति के गठन का प्रस्ताव किया गया था, जिसे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग तथा इंडियन नेशनल आर्मी के मध्य समन्वय तथा अधीक्षण का दायित्व सौंपा गया था। रास बिहारी बोस काउंसिल ऑफ एक्शन के क्या थे? अध्यक्ष बन गए, जबकि केपी मेनन ने राघव नागरिक सदस्य तथा मोहन सिंह एवं गिलानी सैनिक सदस्य थे। जापानियों से मोहन सिंह के वैचारिक मतभेद के कारण दिसंबर 1942 में मोहन सिंह ने INA के विघटन की घोषणा कर दी, किंतु रास बिहारी बोस ने मोहन सिंह को उनके पद से बर्खास्त कर दिया। बाद में मोहन सिंह जापानी सेना द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए। INA का नेतृत्व रास बिहारी बोस ने महानायक सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया गया। सिंगापुर पहुंचने के बाद 2 दिन बाद 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व ग्रहण कर लिया। असुविधा के लिए इसे द्वितीय इंडियन नेशनल आर्मी की संज्ञा दी जाती है। इसे ही हिंदी में हम आज़ाद हिंद फौज का नाम भी जानते हैं। तो देखा, आज़ाद हिंद फौज का नाम से हम किसको जानते हैं? इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व जो कर रहे थे, तो इंडियन नेशनल आर्मी की संज्ञा को हम आज़ाद हिंद फौज के नाम से भी जानते हैं। तो अभिनव भारत का संस्थापक कौन थे? वीर सावरकर। पहले भी हमने पढ़ा था अभिनव भारत के सावरकर। अगर नहीं पढ़ा तो फिर अभी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि अभिनव भारत का संस्थापक कौन थे? तो वीर सावरकर थे। स्थापना कब हुई? अब पहले हमने पढ़ा था 1904 में। तो कब हुई थी अभिनव भारत की स्थापना? 1904 में। स्थापना कहाँ हुई? नासिक में। संस्थापक कौन थे? BD सावरकर। तो देखते हैं BD सावरकर विनय दामोदर सावरकर थे। इनका पूरा नाम क्या हो जाएगा? विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 स्थापित मित्र मेला ही 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। अभिनव भारत की शाखाएं महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी स्थापित हो गई। कहाँ हो गए? 1904 में। ऐसे याद करना है कि अभिनव भारत की स्थापना कब हुई? 1904 में। इसके संस्थापक कौन थे? तो BD सावरकर। स्थापना का स्थान कहाँ है? तो नासिक। ऐसे याद करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाते हैं हम। अभिनव भारत द सीक्रेट रेवोल्यूशनरी सोसाइटी 1904 ईस्वी में निम्नलिखित किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो अभी हमने पढ़ा BD सावरकर द्वारा। अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 19 पर। 19 हमारा क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि BD सावरकर कहाँ से संबंधित थे? कहाँ से थे BD सावरकर? किससे संबंधित थे? अनुशीलन समिति, युगांतर समिति, अभिनव भारत। तो सबको पता है अभिनव भारत से संबंधित थे। इन्होंने ही इसकी स्थापना करी थी। ध्यान से याद करना, पढ़ लेना। अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? BD सावरकर। फिर है क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत के क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाएगा हम कि क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत कहाँ स्थापित किया गया था? तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश, बंगाल में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में। तो ये है महाराष्ट्र के नासिक में। महाराष्ट्र में नासिक पड़ता है। नासिक में हुई थी स्थापना। अगर डिटेल में पूछ ले डीपली में तो नासिक लगाना है। अगर ऑप्शन महाराष्ट्र दिए तो महाराष्ट्र लगाना है। फिर आगे देखते हैं कि विनायक दामोदर सावरकर ने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत की स्थापना 1904 में नासिक, महाराष्ट्र में की थी। फिर अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में देखना है कि 1899 ईस्वी में BD सावरकर द्वारा स्थापित मित्र मेला ही परिवर्तित होकर अभिनव भारत बनी। जो मित्र मेला थी वही परिवर्तित होकर क्या बनी? अभिनव भारत बनी। फिर इस संस्था में पांडुरंग बापट को बम बनाने की कला सीखने के लिए विदेश भेजा गया था। किसे? पांडुरंग बापट को। फिर है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह घोषणा किसने की थी? ये सबको पता है, सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये बचपन से पढ़ते आए हो, अभी भी पढ़ रहे हो। तो ये क्वेश्चन काफ़ी प्रीवियस ईयर है, पर ठीक है, कोई नहीं, जानना भी जरूरी है। तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने बोला था? सुभाष चंद्र
बोस ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। फिर है आज़ाद हिंद फौज का संगठन कहाँ हुआ? सिंगापुर में। इसके संस्थापक किसने, इसके नेतृत्व किसने संभाला? आज़ाद हिंद फौज का सुभाष चंद्र बोस ने। कब संभाला? 4 जुलाई 1943 को। ठीक है, आगे देखते हैं कि सिंगापुर तत्कालीन मलय में अपने सैनिकों को आह्वान करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा, कहाँ पर? सिंगापुर तत्कालीन मलय में अपने सैनिकों का आह्वान यानी संबोधित करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि बहुत त्याग किया है किंतु अभी प्राणों की आहुति देना शेष है। क्या कहा कि अभी प्राणों की आहुति देना शेष है। आज़ादी को हमें अपने शीश फल चढ़ा देने वाले पागल पुजारी की आवश्यकता है। क्या बोले? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि बहुत त्याग किया किंतु अभी प्राणों की आहुति देना शेष है। आज़ादी को आज हमें अपने शीश फल चढ़ा देने वाले पागल पुजारी की आवश्यकता है जो अपना सिर कटाकर स्वाधीनता की देवी को भेंट चढ़ा सकें। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये था। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम अपने 23 पर। 23 हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है। क्या है 23 क्वेश्चन हमारा? 23 क्वेश्चन है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई? तो ये कब दी गई थी? मार्च में या अप्रैल में? तो यहाँ मार्च में 8 अप्रैल इनको फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 में। 23 मार्च। ये अब तो ऐसे नहीं पूछते हैं, 31 नहीं, ऐसे नहीं पूछते हैं, इतना इजी अब क्वेश्चन नहीं पूछने लगे। अभी इनका डेट भी पूछते हैं कि कौन किस डेट में। तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को। देखते हैं इसके बारे में डिटेल में कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे HRA के द्वारा सदस्यों भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। कहाँ पर? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन पर। 2 सदस्यों ने, किसने? भगत सिंह ने और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। दोनों गिरफ्तार कर केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। बाद में इस संगठन के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर कुल 18 क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई। 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी दे दी गई। उनकी फांसी के समाचार से संपूर्ण देश मृत्यु सदृश उदासी में डूब गया। फिर है 24 क्वेश्चन 24। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह के साथ जिन 2 अन्य क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई थी उनका नाम तो अभी हमने देखा, कहते हैं भगत राजगुरु और सुखदेव थे। कौन कौन थे? राजगुरु, सुखदेव। मैं ना ऐसी फांसी को सुनते ना, इनको सुन करके ना मेरा बहुत दिल दहलता है कि बताओ कैसे हमें आज़ादी मिली है, लेकिन अब देश में क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 25। सूची में उल्लिखित क्रांतिकारी संगठनों की सूची में उल्लिखित उनके संस्थापकों के साथ सम्मिलित कीजिए और दिए गए कोड को सही चयन कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अभिनव भारत से अब देखते हैं आगे। देखो मिला, हमने पहले भी पढ़ा था और भी देख। अभिनव भारत से कौन थे? विनय दामोदर सावरकर। किसने कर थी स्थापना अभिनव भारत की? जिसे मित्र मेला बदल कर अभिनव भारत करा था, विनय दामोदर सावरकर थे। फिर अनुशीलन समिति, बरिंद घोष। कौन थे? ऑप्शन बी का बरिंद घोष। कौन हो जाएगा? बरिंद घोष। फिर है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी, सचिंद्र नाथ सन्याल और भगत सिंह, इन्होंने दोनों करा था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी।
यहाँ ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ए। तो कैसे हमने मिलाया? अनुशीलन समिति से कौन संबंधित था? वरिंद्र कुमार घोष। अभिनव भारत से बी.डी. सावरकर। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी सचिंद्र नाथ सन्याल और भगत सिंह। तो यहाँ ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ए फर्स्ट, नहीं सेकंड, फर्स्ट, थर्ड। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखना क्या है, हमने अभी इसको तो मिला लिया, अभी इसको देखने की ज़रूरत है नहीं वैसे, पर फिर भी एक बार चलो देख लेते हैं, रिविजन हो जाएगा। तो अनुशीलन समिति से कौन? वरिंद्र घोष। अभिनव भारत से विनय दामोदर सावरकर। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी से भगत सिंह और सचिंद्र नाथ सन्याल थे। फिर आगे देखते हैं, आगे आते हैं कि 1907 में अनुशीलन समिति का वरिंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा पुनर्गठन किया गया। तो जो अनुशीलन समिति थी, वरिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त, इनके द्वारा पुनर्गठन किया गया 1907 में। फिर अभिनव भारत की स्थापना 1904 में नासिक में बी.डी. सावरकर ने करा था। फिर अक्टूबर 1924 में सचिन सन्याल ने कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की 1924 में। फिर है जो सितंबर 1928 ईस्वी को चंद्रशेखर आज़ाद ने इसका पुनर्गठन करके इसका नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया। भगत सिंह इसके संस्थापक सदस्यों में से थे। तो भगत सिंह भी रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक रहे। फिर है क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाता है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन गठित की गई थी। ऑप्शन सी, चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा। अभी हमने पढ़ा ना, चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा, नहीं, चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा गठित की गई। आगे देखते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए, तो सितंबर 1928 को चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA की स्थापना हुई। तो HSRA की स्थापना कब हुई? सितंबर 1928 को चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली फिरोज शाह कोटला मैदान में। इसका उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। साइमन कमीशन के विरोध के समय लाला लाजपत राय पर लाठियों से प्रहार करने वाले सहायक पुलिस अधीक्षक साडर्स की दिसंबर 1928 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद तथा राजगुरु द्वारा की गई हत्या इस संगठन की पहली क्रांतिकारी गतिविधि थी। HSRA के दो सदस्य भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल HSRA के दो सदस्यों यानी भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त ने क्या किया? 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानमंडल में उस समय बम फेंका जब ट्रेड डिस्प्यूट बिल और सेफ्टी बिल पर बहस चल रही थी। इसका उद्देश्य सरकार को डराना मात्र था। आगे देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंडमान द्वीप को क्या नाम दिया गया था? ऑप्शन ए वतन, ऑप्शन बी शिवाजी, ऑप्शन सी शहीद, ऑप्शन डी आज़ाद। तो यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा। ये मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखना है कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्या नाम दिया गया था? तो शहीद द्वीप। आगे देखते हैं कि 30 दिसंबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में स्वतंत्र भारत का पहला तिरंगा झंडा फहराया। कहाँ पर? पोर्ट ब्लेयर में 1943 में। नेताजी ने अंडमान का नाम शहीद द्वीप तथा निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा था। तो जो अंडमान का नाम है शहीद और निकोबार का नाम क्या रखा था? स्वराज। शहीद स्वराज। अंडमान, ए से अंडमान मतलब आ पहले आएगा इसलिए शहीद आएगा, और निकोबार बाद में आएगा इसलिए स्वराज द्वीप। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आगे देखते हैं,
क्या कह रहा है कि नेताजी सुभाष द्वारा यहाँ पर तिरंगा फहराने की 75वीं वर्षगांठ पर 30 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजद्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नील द्वीप को शहीद द्वीप तथा हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप कर दिया है। देखा कि जो तिरंगा झंडा फहराने की जो 75वीं वर्षगांठ थी, 75वीं वर्षगांठ में 30 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या करा, राजद्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रख दिया है। नील द्वीप का शहीद द्वीप, हैवलॉक द्वीप का स्वराज द्वीप कर दिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 28 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि किस प्रकरण में अरविंद पर मुकदमा चला था। जो अरविंद घोष पर किस प्रकरण में मुकदमा चला था। ऑप्शन ए अलीपुर बम मामले में, ऑप्शन बी मेरठ षड्यंत्र मामले में, ऑप्शन सी कानपुर षड्यंत्र मामले में, ऑप्शन डी काकोरी मामले में। तो यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा अली बम मामले में। अली बम मामले में ये जो अरविंद घोष थे इन पर मुकदमा चला था। देखते हैं, पढ़ते हैं डिटेल में। अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष पर मुकदमा चला था। इस प्रकरण में कुल 39 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें अरविंद घोष तथा वरिंद घोष भी सम्मिलित थे, लेकिन उचित साक्ष्यों के अभाव में अरविंद घोष को छोड़ दिया गया। उचित साक्ष्यों के अनुसार अरविंद घोष को छोड़ दिया गया, लेकिन वरिंद घोष को भी सम्मिलित कर लिया था। कुल 39 लोगों को गिरफ्तारी की गई थी। फिर है कि जो महत्वपूर्ण तथ्यों में देखते हैं कि अलीपुर षड्यंत्र के से रिहाई के बाद अरविंद घोष ने कर्मयोगिनी नामक अंग्रेजी पत्रिका निकाली। तो याद रखना, कर्मयोगिनी पत्रिका किसने निकाली, अरविंद घोष ने। कहाँ के बाद, अलीपुर षड्यंत्र केस के रिहाई के बाद। फिर रिहाई के बाद अरविंद घोष सन्यासी हो गए और पांडिचेरी में अपना आश्रम स्थापित कर लिया। फिर है अलीपुर षड्यंत्र के सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई की जेल में हत्या कर दी गई। अलीपुर षड्यंत्र के सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई की जेल में क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। फिर अलीपुर षड्यंत्र केस की गवाह यानी अलीपुर षड्यंत्र के सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई की भी हत्या कर दी गई, गवाह के रूप। फिर है क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाता है कि निम्नलिखित में से किसने अलीपुर षड्यंत्र कांड में फंसे अरविंद घोष का बड़ी कुशलता से बचाव किया। तो अभी हमने पढ़ा नहीं पढ़ा। ऑप्शन ए चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी विमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी तेज बहादुर सप्रू। तो यहाँ पर कौन थे, यहाँ पर थे चित्तरंजन दास। अलीपुर षड्यंत्र मामले में 1908 में अरविंद घोष और उसके भाई वरिंद घोष, यानी अरविंद घोष और वरिंद घोष ये दोनों भाई थे, सहित 39 लोग अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। इस मामले में 17 लोगों की सजा हुई थी, परंतु अरविंद घोष रिहा कर दिए गए थे। इस मामले में अरविंद घोष का बचाव एड़ी चोटी का जोड़ लगाकर चित्तरंजन दास ने किया था। अलीपुर षड्यंत्र मामले में ही सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई की कन्हैयालाल दत्त और सत्येंद्र बोस ने जेल में गोली मारकर हत्या कर दी थी। किसकी, अलीपुर षड्यंत्र मामले में ही सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई की किसने कन्हैयालाल दत्त और सत्येंद्र बोस ने जेल में गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके कारण उन्हें फांसी की सजा हुई। फिर है क्वेश्चन नंबर 30 पर आ जाते हैं कि 1880 में कूका आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन ए राम सिंह के द्वारा, ऑप्शन बी भगत जवाहर मल के द्वारा, ऑप्शन बी बालक सिंह के द्वारा, ऑप्शन डी जवाहरलाल के द्वारा। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी भगत जवाहर मल के द्वारा। अब इसके कूका आंदोलन के बारे में डिटेल में देखते हैं। तो कूका आंदोलन भावी आंदोलन से बहुत कुछ
मिलता जुलता था। दोनों धार्मिक आंदोलनों के रूप में आरंभ हुए, किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए, जिसका समान उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 में भगत जवाहरमल द्वारा की गई थी, जिसमें मुख्तार सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। इनका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था। तो समझ आया कूका आंदोलन किस लिए चलाया गया था? कूका आंदोलन इसलिए चलाया गया था कि जो सिख धर्म में जो बुराइयां व्याप्त है उनको बुराइयां व्याप्त और अंधविश्वासों को दूर करने के उद्देश्य से चलाया गया था। 1872 ईस्वी में इस आंदोलन के नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां उनकी 1885 में मृत्यु हो गई। तो चलिए अपनी क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। कल हम पढ़ेंगे भारत के बाहर क्रांतिकारी आंदोलन। आज हमने पढ़ा भारत में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए उनको पढ़ा। तो हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है। तो थैंक यू, धन्यवाद। कल हम देखेंगे भारत के बाहर क्रांतिकारी। तो अपना सपोर्ट ज़रूर करें। धन्यवाद।